बेटा, आज 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक है। यहाँ तो कोई मेरा हाल चाल भी पूछने वाला नहीं कि बुढ़िया मरी या जिंदा है। उर्मिला जी रो रो कर अपने बड़े बेटे गौतम को फ़ोन पर सब कुछ बता रही थी। अम्मा, आप परेशान मत होइए, मैं शाम तक आकर देखता हूँ। गौतम ने ये कहकर फ़ोन रख दिया, लेकिन अंदर रसोई में उर्मिला की बातें सुन रही थी मृदुलिका। सोच रही थी कि कितना करती हूँ अम्मा के साथ, लेकिन अम्मा हमेशा अपने बड़े बेटे से यही रोना रोती रहती है कि उनका कोई भी ख्याल नहीं रखता, जबकि बच्चे और सौरभ हमेशा उनके आगे पीछे घूमते हैं। हाँ, मृदुलिका जरूर उनके पास जाकर नहीं बैठती, लेकिन काम उनका सारा वही करती। और मृदुलिका का उनके पास ना बैठने का भी कारण था। हमेशा हर बात पर उनको उनकी जेठानी की उपेक्षा में नीचा दिखाने की कोशिश करती, क्योंकि जेठानी अमीर घराने से आई थी और वो मध्यवर्गीय परिवार से। बस उन्हीं सब बातों से बचने के लिए मृदुलिका उनके पास बैठना पसंद नहीं करती थी, जबकि बड़ी बहू दमयंती तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उर्मिला के 2 बेटे थे। कस्बे में अपना बड़ा सा पुश्तैनी घर था, तो छोटा बेटा कस्बे में रहता और बड़ा बेटा शहर में। लेकिन उर्मिला को कस्बा छोड़कर शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो छोटे बहू बेटे के साथ ही रहती। अभी कल ही तो सौरभ ने उर्मिला को घर पर ही डॉक्टर को बुलाकर दिखाया था, लेकिन बड़े बेटे और बहू से सहानुभूति पाने के लिए जब तब फोन पर छोटे बेटे बहू की बुराई करती रहती, और बस इसी बात से मृदुलिका चिढ़ जाती। शाम बीतने को आई, लेकिन गौतम नहीं आया। दूसरे दिन सुबह फिर उर्मिला ने फ़ोन पर गौतम से आने के लिए कहा। अम्मा, अच्छा, आज ज़रूर आऊँगा। खैर, दोपहर तक गौतम आ गया। अम्मा, ये दवाइयाँ तो रखी है आपके पास। आप तो कह रही थी कि आपका कोई ख्याल नहीं रखता। गौतम ने दवाइयाँ देखकर कहा। उनके पास टेबल पर सब कुछ रखा था। अरे, खाली दवाई लाने भर से थोड़ी ना काम चलता है। लेकिन अम्मा, सौरभ दुकान चला जाता है, बच्चे स्कूल और मृदुलिका घर का सारा काम संभालती है, तो वो आपके पास कैसे बैठ सकती है? गौतम समझदारी से बोला। क्यों कि वो जानता था कि वो उर्मिला को अपने साथ शहर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी दमयंती को तो अम्मा फूटी आंख ना सुहाती। अम्मा की हर समय की टोका टाकी की आदत की वजह से उसने चलते चलते साफ शब्दों में कह दिया था कि कहीं अम्मा को साथ मत ले आना, मैं नहीं संभाल पाऊंगी उनको। ये छोटी की ही हिम्मत है जो उनको झेल पाती है, मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं। जेठ जी, आप अम्मा को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि हम लोग उनके साथ चाहे जितना भी कर ले, लेकिन उनको हमेशा आप लोगों की नज़रों में हम लोगों को गिराने के लिए आपसे हम लोगों की शिकायत करती ही रहती है। बंटी के पापा और दोनों बच्चे अम्मा की जी जान से सेवा करते हैं। मैं भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती, बस पास में सिर्फ अम्मा की जली कुटी सुनने के लिए बैठती नहीं। और अब तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मृदुलिका सामने आकर हाथ जोड़कर बोली। हाँ, तुमको इतनी ही तकलीफ है मुझसे, तो मैं चली जाऊंगी शहर। मेरे बड़े बेटे बहू मेरी सेवा कर लेंगे। उर्मिला मक्कर कर बोली। मृदुलिका, मैं समझाता हूँ अम्मा का स्वभाव, और तुम्हें तो पता ही है कि तुम तो इतना भी कर लेती हो, लेकिन दमयंती तो 1 मिनट मुझको चैन नहीं लेने देगी। गौतम मृदुलिका को एक किनारे ले जाकर बोले। तो भैया, आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? अम्मा तो भर पेट में गुद्दा मारती है। सबसे पहली थाली अम्मा को मिलती है। उनको सुबह से लेकर शाम तक का सारा काम मैं देखती हूँ। जब तक अम्मा सो नहीं जाती, आपके भैया पैर दबाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मृदुलिका,
तुम बताओ कि मैं क्या करूं? गौतम बेबसी से बोले। ठीक है भैया, फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मुझको अम्मा की सेवा से आपत्ति नहीं है, बस उनकी बातों से चिढ़ मचती है। मृदुलिका रुआसी हो गई। मृदुलिका, हम लोगों तो उनकी आदत को समझते ही हैं, और हम लोग क्या शहर के सब चाचा ताऊ सभी उनके स्वभाव से परिचित हैं। इसीलिए तो शहर में सारी सुख सुविधा होते हुए भी इस कस्बे में आकर रहने लगी थी। गौतम हर तरह से मृदुलिका को समझा रहे थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर मृदुलिका तैयार ना हुई अम्मा को रखने के लिए, तब वो क्या करेंगे। ठीक है, जैसा आप उचित समझे, मृदुलिका ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा। लेकिन तब तक इधर उर्मिला अपना सामान बांध चुकी थी। अम्मा, आप यहीं मृदुलिका के पास रहिए, क्योंकि यहाँ जितनी आपको आराम मिलती है उतनी आराम आपको शहर में नहीं मिल पाएगी। फिर जब कभी बाद में मन होगा तब देखा जाएगा। फिर गौतम सिर झुकाकर बोले, आंखें क्यों चुरा रहा हो? बल्कि साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोग भी हमारी सेवा नहीं करना चाहते? अम्मा, अब क्या कहूँ आपसे, आप खुद समझदार हैं बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। गौतम सचमुच आंख चुरा कर बोले, क्योंकि वाकिफ तो वो अपनी अम्मा के भी स्वभाव से थे। सही बात, मैं ही धोखे में थी कि मैं जब अपने बड़े बहू बेटे से कहूँगी तो मुझको तुरंत अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा छोटे बेटे बहू की अवहेलना करती रही। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे माफ़ कर दो छोटी बहू, मैं तो तुमको घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझती रही, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। आज से मैं तुमको कभी भी उल्टा सीधा नहीं कहूँगी। आज उर्मिला जी की आंखों में पड़ा बड़ी बहू के नाम का पर्दा हट गया था, और वो सचमुच लज्जित हो उठी। अम्मा, जब जागो तभी सवेरा, मृदुलिका शांत स्वर में बोली। और जब उर्मिला ने अपना स्वभाव बदला तो मृदुलिका भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो तो बहुत प्यार से उनकी सेवा में जुट गई, और उसके बाद से उर्मिला ने मृदुलिका और सौरव की बुराई करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उसका झूठा भरम हमेशा हमेशा के लिए टूट गया था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।